नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर 15वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने प्रसंगवश भाषा पर कुछ बात करी थी, मानव जीवन के भौतिक विकास की और मानव जीवन के गुणात्मक विकास की उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर यात्रा में भाषा की भूमिका क्या रही और भाषा के विकास में मनुष्य की भूमिका क्या रही, इन दोनों पर प्रकाश डाला था, जिससे ये लगा था कि हाँ, दोनों का विकास करते चले जाना आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, तो दोनों के विकास की अनिवार्यता या स्वाभाविकता उससे सिद्ध होती है। दरअसल ये बात इसलिए आई कि अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, जिसमें ख़ास तौर से हम रंगमंच की बात कर रहे हैं, इसमें अक्सर भाषा की कठिनाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं और उन सवालों को उठाने के पीछे ये आशय रहा है कि भाषा को सरल होते चले जाना चाहिए, सरल होता चला जाना चाहिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि भाषा की सरलता और कठिनाई उस बात की उसकी विषय वस्तु, मतलब जो बात अभिव्यक्त हो रही है या संप्रेषित हो रही है, उसकी विषय वस्तु पर, उसके संपूर्ण परिदृश्य पर, यानी जिस ढंग से बात कही जा रही है वो शैली, इसके साथ साथ उसके लक्ष्य वर्ग पर ध्यान रखते हुए ही भाषा का चयन होता है और वही उसका स्वाभाविक भी है और अक्सर ऐसा किया जाता रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, खासतौर से रंगमंच में, हम भाषा को कितना सरल करने का भाषा पर दबाव डालें और हम कितना उसको सरल होते चले जाने दें, हाँ, विषय को ध्यान में रखते हुए और जो बात कही जा रही है उस बात को कहने के अंदाज को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान देना है कि भाषा का स्तर क्या हो। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकले कि भाषा हम आगे सीखें ही ना, कुछ भी कठिन हो तो उसको सरल कर लें, नहीं तो उसकी भाषा से हम वितृष्णा कर लें, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उससे वितृष्णा कर लें, उसको हम उसके प्रति एक अनिच्छा अपने भीतर उत्पन्न हो जाने दें, जो एक तरह से एक रास्ता को उत्पन्न कर देगा। ये सारी बातें तो कहाँ तक उससे सरल होने दें और कहाँ तक हम सीखते रहें। मेरा फिर से एक बात कहने का मन हो रहा है, जो मैंने कल एक उदाहरण दिया था, उसी की तरह एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। हम जो हाई स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते रहे हैं, गणित के सवाल की मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। जो सवाल आसान होता है उसको जल्दी से हल भी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें हमको बौद्धिक संतुष्टि नहीं मिलती, उसमें हमको रचनात्मक तो एक अलग बात होगी, किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलती और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कठिन सवाल आ जाता है तो उससे हम ज़रा जूझते हैं और जूझने के बाद उसे जब हल कर लेते हैं, वो जो आनंद आता है उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। इसी तरीके से एक स्तर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भाषा अब कठिन ही होनी चाहिए, एक स्तर पर भाषा की कठिनाई का हमें स्वागत करना चाहिए, ताकि उससे गुजरते हुए हम और बौद्धिक बन जाएं और हम विकसित हो जाएं और हम व्यापक हो जाएं। तो मेरा रंगकर्मियों से ख़ास तौर से ये आग्रह है, क्योंकि रंगकर्म में ही अधिकतर हमें इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है कि भाषा बड़ी कठिन है, अरे वो नाटक है वो बड़ा भाषा कठिन है। और एक्टर भी दरअसल उन नाटकों का चयन ज़्यादा करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ ये लगता है कि अरे यार ये तो बड़ी कठिन भाषा है, ये तो हिंदी है, अरे ये तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी है भाई, इसको छोड़ो। अरे उसके प्रति बिल्कुल एक प्रकार से वितृष्णा का भाव पैदा हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। क्यों? अब मैं रंगकर्मियों से थोड़ा सा उनके चैनल की बात करूं। देखिए, भाषा में शब्द ही सब कुछ नहीं होता। शब्द कठिन भी है तो उसका एक आकार है, उसकी एक आकृति है, उसमें एक वजन है, उसमें
ध्वन्यात्मकता के सृजनात्मक उपयोग की संभावना है कि किस प्रकार की ध्वनि देकर हम उसके अर्थ को, भाव को, प्रभाव को और निहितार्थ को और व्यापक बना सकते हैं और व्यापक बनाकर पढ़ने वाले पाठक या देखने वाले दर्शक के दिलो दिमाग में उतार सकते हैं। अगर भाषा के शब्द के साथ ये सारी चीज़ों का सृजनात्मक सकारात्मक उपयोग किया जाए तो भाषा या शब्द की कठिनाई कहीं अस्तित्व में ही नहीं रह जाती। वो कठिन भी होगा तो वो समझ लिया जाता है, उसके बाद भी कोई कठिन रह जाता है तो उसके लिए डिक्शनरी है, उसके लिए व्याख्या करने के अवसर हैं और खुद ही अपने स्तर पर जूझने के अवसर हैं। 2-3 बार पढ़ने के बाद अपने आप मतलब भी समझ में आने लगता है। जैसा कि मुझे अनुमान है परसों नरसों जो जिस वक्तव्य के आधार पर, पोद्दार जी के जिस वक्तव्य के आधार पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, उसमें मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था वैयक्तिकता, लेकिन बीच में अचानक से तो वैयक्तिकता नहीं बोल दिया था, उसके आगे पीछे भी बहुत कुछ बोला गया होगा और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत शब्द भी आया होगा। ठीक है, हमें वैयक्तिकता पहले से नहीं पता है तो पूरे प्रसंग को सुनकर, आगे पीछे की सारी बातों को सुनकर और व्यक्तिगत शब्द को अपने चेतन में बिठाकर हम इंटरलिंक कर सकते हैं कि अच्छा वैयक्तिकता का ये मतलब रहा होगा। और नाटक के प्रस्तुतिकरण में तो अभिनेता केवल शब्द नहीं बोलता, शब्द नहीं बताता कि ये लिखा है। अगर अभिनेता को शब्द ही केवल यही लिखा हुआ बताना होता और दर्शकों को इसीलिए बुलाया होता, देखो नाटक में ये लिखा हम ये बोल रहे हैं, तो दर्शकों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, उनको स्क्रिप्ट घर भेज दी जाती, ये लीजिए ये नाटक हमने चुना है, इसको आप पढ़ लीजिए, आनंद लीजिए। उनको पढ़ने के इतर हमने यहाँ बुलाया है तो उनको सुनाने के लिए बुलाया है और सुनाई ध्वनि जाती है, और दिखाने के लिए बुलाया है, दिखाई अभिव्यक्ति जाती है, एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, भाव भंगिमाएं दिखाई जाती हैं, गति दिखाई जाती है, अभिनटन दिखाया जाता है। तो जो दर्शक सामने बैठा है वो शब्द की लिखित मृत प्रारूप नहीं देख रहा है, वो शब्द की ध्वनि में परिणति देख रहा है। ध्वनि की तरंगें एक सजीव अस्तित्व हैं, ध्वनि के जो महसूस की जा सकती हैं। हालांकि लोग जो बहुत क्या कहना चाहिए संवेदनशील होते हैं वो लिखित शब्द का भी एहसास कर लेते हैं, तभी तो पाठकों को आनंद मिलता है। इतना बड़ा विश्व साहित्य लिखा गया, लिख के पढ़ के लोग उसका आनंद लेते हैं, संवेदनशील होते हैं, विचारक होते हैं, तभी तो आनंद लेते हैं। और आपने कुछ मंच पर प्रस्तुत करना है तो आपने तो कुछ प्लस देना है ना, केवल शब्द का लिखित मृत स्वरूप थोड़ी देना है, उसको ध्वनि देनी है, उसके आकार और आकृति से नाटकीय सृजनात्मक खेल बनाना है, खेल पैदा करना जिसमें अनुकूल ध्वनि भरी जाएगी, जिससे शब्द की कठिनाई तो कहीं की कहीं छिप जाएगी और शब्द एक जीवंत एहसास के रूप में दर्शकों के दिलो दिमाग में उतरेगा। हाँ, ये ज़रूरी है पाठक की और दर्शक की अपनी ओर से भी संलग्नता होनी चाहिए। जिस बात को वो पढ़ रहा है या जिस बात को वो सुन रहा है या जिस बात को वो देख रहा है उसके प्रति अपनी संलग्नता, अपना सरोकार क्या है, अपनी इच्छा क्या है, अपनी जिज्ञासा क्या है, अपना स्वार्थ क्या है। अब मैं अभिनेताओं से इतनी सारी बातें कर रहा हूँ तो वो उनका स्वार्थ ये कि हो सकता भैया ये ललित सिंह जी कोई बात कर रहे हैं, हो सकता हमारे मतलब की बात हो, तो इतना स्वार्थ से एक जिज्ञासा तो पनपेगी और जिज्ञासा आपको मेरी बात सुनने के लिए आपको प्रवृत्त करेगी, तो आधा काम तो वहीं पर हल हो जाएगा, क्योंकि खुद ही आप चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो रास्ते में पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे, तो उनसे चोट खाएंगे या बचेंगे, जैसे भी होगा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझ जाएंगे ये कांटा है अब अच्छा आगे ना आवे, या ये ऐसा है तो क्यों है, इस पर चिंतन करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अब इसी
को के सपोर्ट में मैं आगे बात करता हूँ। मेरे कई मित्र जो है मुझे टोकते रहते हैं, मेरे बड़े भी मेरे, यार ये नाटक तुम्हारे बहुत कठिन भाषा, तुम बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल करते हो। वो दूसरा नाटक, उसमें दूसरा नाटक भूल जाते हैं कि मैंने एक बहुत ही रोज़मर्रा की आम बोलचाल की भाषा में भी नाटक लिखे हैं, और संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट शब्दों वाली वो भी नाटक भी लिखे हैं। तो उनको ये भी ध्यान रखना होता, अच्छा विषय वस्तु क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कथानक के साथ ट्रीटमेंट क्या है, उसके हिसाब से किस प्रकार की भाषा उसके लिए संगत या सहयोगी होगी और किस प्रकार की भाषा असंगत असहयोगी होगी, इसका भी तो विचार करना चाहिए। हमेशा तो एक ही सी भाषा, हर जगह एक ही सी भाषा तो नहीं होगी। दरअसल क्या होता है कि केवल भाषा की कठिनाई या शब्दों की कठिनाई की वजह से ही केवल चीज़ दुरूह होती है, ऐसा नहीं है। दरअसल वो शैली भी होती है, भाषा शैली। हमने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हिंदी साहित्य में पढ़ा भाषा शैली, फलाने नाटक की भाषा शैली क्या, एक भाषा होती है और उसको दूसरा पिरोने का, वाक्यों में पिरोने का अंदाज होता है, वो भी कठिन सरल हो सकता है। दरअसल अधिकतर शैली ही कठिन होती है। दरअसल शब्द का तो हम अनुमान लगा भी सकते हैं ना, शब्द के अर्थ का। और भाई जब हम रंगमंच में आए हैं जहाँ भाषा एक बहुत बड़ा संसाधन है, तो हमारी तो कोशिशों में होना चाहिए कि रोज़ हमें नए शब्दों का स्वागत करने का अवसर मिले। अच्छा ये नाटक है, इसमें ये शब्द हैं, ताकि वो हमारा शब्दकोश भी बढ़ाएं और शब्दों से हमारा परिचय भी बढ़ाएं, संवेदनात्मक परिचय बढ़ाएं, विचारपरक परिचय बढ़ाएं, ताकि हम एक रचनाकार के रूप में, सृजनात्मक व्यक्ति के रूप में विकसित होते रहें। हम अपने मतलब भर की सरलता खोज के किस तरह न सीखने की एक परिधि बना लेते हैं, आगे न बढ़ने का एक बहुत बड़ी बाउंड्री में बांध लेते हैं खुद को, जो कि बहुत गलत है। अब इसके आगे सुनो मेरे भाइयों, मैं ज़रा सी एक बड़ी गजब की बात करता हूँ। आप लोगों ने रतनथियाम जी का नाम सुना होगा, कावलम नारायण पाडेकर साहब का नाम सुना होगा, हबीब तनवीर जी का नाम सुना होगा। इस तरह से अनेक उदाहरण है। मणिपुर के कन्हैयालाल जी का नाम सुना होगा। और जिन्होंने नहीं सुना है, मैं उनको बता दूं कि मैं उनके नाम क्यों ले रहा हूं, और उन लोगों को बता दूं जो भाषा की कठिनाई की वजह से खुद को विरक्त कर लेते हैं या बोरियत महसूस करने की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि वो रंगमंच के अध्येता हैं। तो इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूं, मैं बता दूं। कावलम नारायण पाडेकर जी ने अपने प्रांत की भाषा में और संस्कृत भाषा में तमाम शास्त्रीय युग के नाटकों का मंचन किया। भारत के अनेक प्रांतों में तो भ्रमण किया ही किया, विदेशों में भी भ्रमण किया और भरपूर ख्याति पाई। भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा के रस परिपाग से, दृश्यांकन से विश्व समुदाय को अभिभूत किया। बड़ी कठिन भाषा में बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद शब्द न समझ में आ रहे हो, लेकिन मतलब ये तो समझ में आ रहा ना कि तारीफ की जा रही है भाषा की, इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी तरह रतनथियाम जी वो मणिपुरी भाषा में अपनी एक विशिष्ट शैली में नाट्यों का निर्देशन करते हैं, मंचन करते हैं। और आपको बता दूं, संस्कृत के अनेकानेक नाटकों को उन्होंने मणिपुरी भाषा में अनुवाद करके तैयार किया, और उनके नाटकों का मंचन भारत से पहले जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, अन्य जगहों पर होता रहा है, और वहां का दर्शक समूह चमत्कृत होता रहा है मणिपुरी भाषा का नाटक देखकर। और हम हिंदी भाषा का नाटक देखते हुए विरक्त हो जाते हैं, वितृष्णा पैदा कर लेते हैं। यार बड़ी कठिन भाषा है भाई, बड़ा कठिन। अरे सरल भाषा में रोजमर्रा की बोलचाल में भाषा नाटक नहीं करते, ये कठिन भाषा। अब बताइए वो विदेशी समुदाय
उसमें जर्मन भी हैं, फ्रेंच भी लोग हैं, ब्रिटिशर भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, जापानीज भी हैं। सब लोग उनके रंग कर्म को चमत्कृत होकर देखते हैं। हबीब तनवीर साहब आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं, छत्तीसगढ़ के जो अंचल के जो लोग हैं उनकी जो लोकल स्थानीय बोली है, उस बोली में उन्होंने संस्कृत के नाटकों का अनुवाद करके, रूपांतरण करके तैयार किया और उसी भाषा में जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इन लोगों को नाटक दिखाया और भारतीय रंगमंच के अलग ही छटा का दर्शन करके, दर्शन कराकर उन लोगों को अभिभूत किया। और हम हिंदी के कठिन शब्दों को देखकर, सुनकर, अरे इन्होंने बड़े कठिन भाषा रखी है। अरे भाई, हबीब जी ने, पणिक्कर जी ने या रतनथियाम जी ने क्या किया होगा? उस भाषा के शब्दों के ध्वनि से चित्र बनाए होंगे, गतिमान चित्र बनाए होंगे। उनके अभिनेताओं ने उस भाषा को, उन शब्दों को ध्वनि देकर अपने चेहरे पर उन भावों और विचारों के रंग जो है फेरे होंगे। अपनी गति में, अभिनटन में वो भाषा का, उन कठिन शब्दों का 100 गुना प्रभाव पैदा कर दिया होगा दूसरे भाषा के दर्शकों के समक्ष। तब ना अभिभूत हुए होंगे, तब ना अभिभूत हुए होंगे। तो हमारा कहना ये है कि भाई, भाषा की कठिनाई से भागिए मत, भाषा की कठिनाई को सरल कर दीजिए। अभी हम विदेशी नाटककारों के नाटक पढ़ते हैं, अंग्रेजी के नाटक पढ़ते हैं, देखते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। क्या हम सच्चे दिल से कहें, जितनी आत्मीयता से हम हिंदी समझ लेते हैं, उतनी आत्मीयता से, उतनी अभिन्नता से क्या अंग्रेजी समझते हैं? या उससे आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं, कर पाते हैं? समझने के बाद भी नहीं, तब भी उसकी प्रशंसा करके लौटते हैं। और हिंदी की कठिनाई से हम विरक्त हो जाते हैं, वितृष्णा का भाव पैदा करते हैं और अपन का तपन का जैसे शब्द का हर जगह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल जो है तृप्त रहते हैं। भाई, हर विषय वस्तु के साथ उसकी विशेष मांग होती है, उसकी नाट्य संरचना की विशेष मांग होती है, उसकी देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसके पात्रों की देश काल परिस्थिति के अनुसार भाषा शैली के एक निश्चित वर्ग के एप्लीकेशन की मांग होती है। तो हमें उस मांग की स्वाभाविकता और अनिवार्यता का एहसास करते हुए, स्वीकार करते हुए उस नाटक को देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में देखना चाहिए, समीक्षात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन भाषा से भागना नहीं चाहिए। भाषा की कठिनाई में चलते हुए भाषा को और जानकर, महसूस कर, शब्दों को केवल अर्थ रूप में नहीं जाना जाता है, शब्द की ध्वनि से उसको एहसास में बदला जाता है। ऐसा हमें करना चाहिए और स्वयं का विकास करना चाहिए। भाषा से रिलेटेड अभिनेता या पात्र चरित्र चित्रण, इन सारी बातों के लिए मेरे पास दूसरे अध्याय हैं, इसलिए आप अपने दिमाग में ये सवाल नहीं बैठा लीजिएगा अभी। आज ये मैं सिर्फ भाषा के निरंतर विकास की, भाषा को निरंतर सीखने की अनिवार्यता कम से कम उन लोगों के लिए जो कि रंगमंच से या सृजन विधा से, अभिव्यक्ति की विधा से जुड़े हुए हैं, संप्रेषण की विधा से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मास कॉम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भाषा की कठिनाई का, उन लोगों को भाषा की कठिनाई का स्वागत करना चाहिए। स्वागत करते हुए ही वो आगे बढ़ सकते हैं और व्यापक हो सकते हैं और ज्ञानी हो सकते हैं। फिर वो उन कठिन शब्दों को खेल सकते हैं, ऐसे खेल सकते हैं कि दर्शकों के लिए रस की, भाव की, विचारों की नदियां बहने लगे। नमस्कार।